हे एवरीवन, मैं प्रिंस देसी प्रोग्रामर से और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं एक नॉर्मल कंपैरिजन से ऊपर बढ़ के उन सारे ऑप्शंस के बारे में जिसे यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट को मोबाइल पर डिलीवर कर सकते हैं। और इवेंचुअली हम कंपेयर करेंगे नेटिव डेवलपमेंट ऑप्शंस को रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट से और फ्लटर से। बट फिर भी सिर्फ कंपैरिजन बोलना यहाँ पे बहुत ही कम बात होगी क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो अगर आप भी ये सारे ऑप्शंस देख के कंफ्यूज होते हैं कि मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए कौन सा यूज़ करना चाहिए या फिर मुझे कौन सा चीज़ सीखना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है नेटिव डेवलपमेंट, जिसका मतलब ये होता है कि हम जावा, कॉटलिन, स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी वगैरह यूज करें किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए वेब ऐप बनाएं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है वेब व्यू ऐप, पहले के टाइम का हाइब्रिड ऐप्स जहां पर सिंपल बेसिक कोड होता था जिसके अंदर वेब व्यू में उस वेबसाइट को खोल दिया जाता था। उसके अलावा हमारे पास है रिएक्ट नेटिव, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करने का टूल जो कि फेसबुक की तरफ से है। उसके अलावा हमारे पास फ्लटर है जो कि सेम क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट टूल है लेकिन ये गूगल की तरफ से है। और लास्ट में एक नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी हमारे पास अवेलेबल है जो कि है PWA यानी कि प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि आखिर ये एक्चुअली में क्या है। तो नेटिव की अगर हम बात करें तो ये ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए बनाए जाते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो या फिर iOS हो। अब इसमें डेवलपमेंट में हम यूज़ करते हैं जावा या फिर कॉटलिन एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, और XML को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करने के लिए, लेआउट्स को स्टोर करने के लिए। जबकि iOS के नेटिव डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव सी, जिसको अब हम स्विफ्ट में भी बनाया जा रहा है। रिएक्ट नेटिव की अगर हम बात करें तो ये एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो कि नेटिवली रेंडर करता है iOS एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन को। यानी कि हम एक बार कोड लिखते हैं और उसी कोड से iOS ऐप भी रेंडर होता है और एंड्रॉयड ऐप भी रेंडर होता है। रिएक्ट नेटिव में कोड करने के लिए हम JSX जैसी चीज़ का यूज़ करते हैं जो कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का एक मिक्सचर होता है। इसके अलावा हमारे पास फ्लटर है जो कि गूगल का UI टूल किट है। ये भी बिल्कुल सिंगल कोड बेस से एंड्रॉयड एंड iOS दोनों के लिए ऐप बनाता है। लेकिन फ्लटर इस चीज़ को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करता है और ये बोलता है कि आप इसी कोड बेस से एक वेबसाइट भी बना सकते हैं और एक डेस्कटॉप ऐप भी बना सकते हैं। फ्लटर में कोड करने के लिए पूरी तरह से डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है UI से लेके बैकएंड तक के लिए। इसके अलावा हमारे पास PWA है जिसका मतलब होता है प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन। ये एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसे आप अपने मोबाइल में एक ऐप जैसा इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली हमें कोड करने के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यानी कि वेब से रिलेटेड लैंग्वेजेस आने चाहिए। एक वेबसाइट होती है और ऑल द टेक यहाँ पर इसका यूज करना अभी फिलहाल उतना अवेलेबल नहीं है। तो क्यों नहीं है, इसके लिए हम इन सब चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स को समझते हैं कि आखिर इस टेक के प्रोज क्या हैं और उसके कॉन्स क्या हैं। तो और इससे ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर होगी कि क्या हमें सीखना चाहिए, क्या हमें यूज़ करना चाहिए। तो अगर हम नेटिव डेवलपमेंट के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो नेटिव डेवलपमेंट के थ्रू बनाए गए जो भी एप्लीकेशंस होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए बनाए जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, बहुत सिक्योर होते हैं। वो अपने प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को अच्छे से रेंडर करते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव होते हैं। और साथ में हमारे डिवाइस के जितने भी फीचर्स अवेलेबल होते हैं वो उन्हें काफ़ी कंट्रोल के साथ काफ़ी अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं और जो भी नए फीचर्स आते हैं वो उन्हें काफ़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। कौन-सी यहाँ पर ये है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। सिंस हमें 2 अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के लिए बनाना पड़ता है कोई भी ऐप, तो ये टाइम टेकिंग होता है। अगर हम एक पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म की भी बात करें तो जो डेवलपमेंट का तरीका है सिंस वो थोड़ा ट्रेडिशनल, इसलिए पूरा प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई ऐप बनाऊँ 2 अलग-अलग iOS एंड एंड्रॉइड 2 प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए, तो फिर ऑब्वियसली आपको कॉस्टली तो पड़ेगा ही। तो ये है नेटिव डेवलपमेंट के प्रोस एंड कॉन्स। इन द सेम वे रिएक्ट नेटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोसेस पूरा टाइम एफिशिएंट होता है क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। यानी कि एक पर्सन कोड करेगा और फिर वो चीज़ आप एंड्रॉइड iOS दोनों जगह रेंडर कर सकते हैं। और सिंस आपको यहाँ डेवलपर की ज़रूरत कम पड़ रही है, टाइम की ज़रूरत कम पड़ रही है, तो ये सॉल्यूशन कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है आपके प्रोडक्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे कॉन्स ये है कि इसका परफॉर्मेंस लो होता है, यानी कि ये लो परफॉर्मेंट होता है। अब लो परफॉर्मेंट का मतलब ये नहीं है कि जो मैं ऐप बनाऊंगा वो बहुत ही बेकार चलेगा। लो परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू नेटिव डेवलपमेंट। तो जब आप किसी उस पर्टिकुलर स्केल की एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वहां पे अगर मैं नेटिव और रिएक्ट नेटिव दोनों में बना के रख दूं तो रिएक्ट नेटिव का परफॉर्मेंस थोड़ा कम दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पे नेटिव डेवलपर की भी कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। अगर हम कोई एक ऐसे कंपोनेंट को बनाने की बात कर रहे हैं जो कि रिएक्ट नेटिव में अवेलेबल नहीं है, तो सिंस ये रेंडर करते हैं वापस से नेटिव एप्लीकेशन को ही, तो हमें उस कंपोनेंट को बनाने के लिए किसी नेटिव डेवलपर की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपका कोई एक ऐसा ऐप आइडिया जो कि वैसे नेटिव कंपोनेंट को यूज करने वाला है, तो एट द एंड आपको एक नेटिव डेवलपर को हायर करना पड़ सकता है या फिर नेटिव डेवलपमेंट सीखनी पड़ सकती है। इसी तरह
फ्लटर के भी सेम प्रोज एंड कॉन्स है। ये प्रोसेस यहाँ पर भी टाइम एफिशिएंट होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बनता है इसलिए कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है। फ्लटर में कॉन्स की बात करें तो अगेन सेम नेटिव डेवलपमेंट के कंपैरिजन में लो परफॉर्मेंट है, ऑल्दो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट रिएक्ट नेटिव के जैसी ही होती है, थोड़ी बेटर ही होती है यहाँ पे। उसके अलावा फ्लटर में भी सेम कॉन्सेप्ट, अगर आपको कोई एक ऐसा कंपोनेंट कोड करना है जो कि फ्लटर सपोर्ट नहीं करता है तो आपको एक नेटिव डेवलपर की जरूरत पड़ेगी एंड्रॉइड एंड आईओएस के लिए। उसके अलावा यहाँ पे पॉइंट ये है कि फ्लटर रिलेटिवली न्यू है रिएक्ट नेटिव से, इसलिए ये थोड़ा इनस्टेबल भी है बहुत सारे सिनेरियोज में। इसलिए फ्लटर को अगर आप चूज करें अपने प्रोडक्ट के लिए तो आप ये स्टेबिलिटी इशू को जरूर से एक बार चेक करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यू में फायदा तो ये है कि यहाँ पर आपको स्टोरेज स्टोर का कॉस्ट बच जाता है। जो मेरा प्ले स्टोर है, आईओएस स्टोर, इनका जो कॉस्ट होता है, चाहे आपको एक बार पे करना $25 या फिर आपको एप्पल स्टोर पर रिकरिंग पेमेंट करना हो, वो आपको यहाँ पे बच जाता है। इसके अलावा आपको किसी भी टाइप के एक्स्ट्रा डेवलपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट वेब आता है वो पर्सन आपकी वेबसाइट के साथ साथ पीडब्ल्यू भी काफी आसानी से बना सकता है। ना तो नेटिव डेवलपर की जरूरत है, ना रिएक्ट डेवलपर की, ना फ्लटर डेवलपर की। और यहाँ पे पॉइंट ऑब्वियसली सिंगल कोड बेस का होता है, एक कोड बेस, उसी से आपका वेबसाइट, उसी से आपका ऐप भी, वो भी दोनों प्लेटफॉर्म के लिए। कॉन्स यहाँ पे ये है कि ये बहुत ही अभी अर्ली स्टेज में है, तो ऑल्दो जो आइडिया होता है वो यहाँ पे अवेलेबल है, उसका बेसिक इंप्लीमेंटेशन अवेलेबल है, लेकिन अभी ये बहुत ही अर्ली स्टेज में है और इसका यूज भी अभी बहुत ही नेग्लिजिबल। अगर आप Amazon का देखेंगे तो आपको पीडब्ल्यू दिख जाएगा, आपको ट्विटर का पीडब्ल्यू दिख जाएगा, लेकिन फिर भी इसका यूज जो है वो भी बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत लोग इस पर रिलाई नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा इसका डिवाइस एपीआई यूसेज बहुत ही लो है, यानी कि आप अगर सोचें कि मैं एक ऐसा पीडब्ल्यू बनाऊं जहां पर मैं डिवाइस के कंपोनेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा हूँ, चाहे वो बायो ऑथ हो, चाहे वो कैमरा हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, कुछ आप सीपीयू यूसेस करना चाहते हैं, जीपीयू यूसेस करना चाहते हैं, डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करना चाहते हैं, कैमरा को स्टोर करना चाहते हैं, लोकेशन, जीपीएस, ब्लूटूथ, ये सब को यूज़ करना चाहते हैं, तो अभी थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम अवेलेबल है जिस कारण पीडब्ल्यूएस को यूज नहीं किया जाता है। और पीडब्ल्यूएस सीखनी जैसी कोई टेक भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल वेब डेवलपमेंट का ही काम होता है, बस वहाँ पे कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा और आपका पीडब्ल्यू अवेलेबल हो गया। इसलिए हम पीडब्ल्यू को कंपैरिजन से बाहर रख रहे हैं। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक जैसा निकल के आ जाए, लेकिन अभी वो होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो अब बात करते हैं हम इन लोगों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं ताकि हम परफॉर्मेंस, ऐप साइज और लर्निंग में हमें और भी चीज़ें पता चल सके। तो कंपैरिजन की अगर हम बात करें, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो नेटिव डेवलपमेंट का जो परफॉर्मेंस होगा वो रिएक्ट या फ्लटर किसी भी फ्रेमवर्क से फार बेटर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। बट अगर मैं रिएक्ट और फ्लटर में कंपैरिजन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस दिखता है, जहाँ पे फ्लटर का जो परफॉर्मेंस है वो रिएक्ट से थोड़ा बेटर होता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में नेटिव डेवलपमेंट ऑब्वियसली जीत जाएगा, बट रिएक्ट और फ्लटर की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्लटर जीतता है। उसके अलावा अगर हम ऐप साइज की बात करें तो अगेन नेटिव डेवलपमेंट का जो ऐप होता है वो आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स के साइज से बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा, जबकि रिएक्ट और फ्लटर में बनाए गए ऐप का जो साइज होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल ही होगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर मेरे पास कोई हेलो वर्ल्ड ऐप है, एक रिलीज में मैंने सिंपल एक ऐप है जिसपे एक स्क्रीन है, वहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो वैसा ऐप अगर आप रिलीज में बिल्ड करेंगे तो नेटिव में वो कुछ 600 केबी के आसपास का ऐप अवेलेबल हो जाएगा, जबकि रिएक्ट नेटिव में वही ऐप आपको 7 एमबी के आसपास का दिखेगा, जबकि फ्लटर में वो ऐप आपको 7.7 टू 7.5 टू 7.78 और 9 एमबी तक का हो सकता है, यानी कि 0.5 एमबी का डिफरेंस है रिएक्ट और फ्लटर के बीच में। लेकिन अगर आप नेटिव ऐप से डेवलप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 6.5 एमबी का डिफरेंस यहाँ पे दिख जाता है। डिवाइस एपीआईज़ की अगर हम बात करें यहाँ पे कि डिवाइस एपीआई यूसेज कौन कर सकता है, तो ऑब्वियसली नेटिव डेवलपमेंट के थ्रू आप ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल डिवाइस एपीआई को यूज़ कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट नहीं, सारे ही यूज़ कर सकते हैं। कोई भी नया फीचर जब अवेलेबल होता है किसी भी डिवाइस के लिए तो वो नेटिव डेवलपमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल करवाया ही जाता है। बट अगर हम रिएक्ट और फ्लटर के बीच में कंपैरिजन की बात करें तो रिएक्ट के पास ज़्यादा एपीआईज़ का स्टेबल सपोर्ट अवेलेबल है, जबकि फ्लटर में भी काफ़ी सारे ऐसा सपोर्ट अवेलेबल है, बट उन्हें स्टेबल कहना ऐसे बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा, और ऐसे बहुत सारे एपीआईज़ हैं जिनका सपोर्ट तभी अवेलेबल भी नहीं है। उसके अलावा अगर हम कम्युनिटी पैकेजेस की बात करें, यानी कि थर्ड पार्टी प्लगइन्स की बात करें, तो नेटिव डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है हमें बहुत सारी चीज़ों का। तो हमें ऐसे कम्युनिटी पैकेज ऐसे कॉन्सेप्ट की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि अगर वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती भी है, लेट्स से एपीआईज़ के लिए ऐसी किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती भी है, तो ऑलमोस्ट हर एक यूज़ केस के लिए कोई ना कोई पैकेज अवेलेबल होता है।
बट अगर हम रिएक्ट और फ्लटर की बात करें जो कि रिलेटिवली न्यू है नेटिव डेवलपमेंट से, तो रिएक्ट जो है वो फ्लटर से ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा पुराना है। जिस कारण से क्या है कि रिएक्ट में बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स एंड लाइब्रेरी अवेलेबल है। ऑलमोस्ट हर एक फीचर के लिए एक थर्ड पार्टी टूल या लाइब्रेरी आपको काफ़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और फ्लटर में भी ऐसा नहीं है कि आपको टूल या लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं होगी। फ्लटर में भी बहुत सारी अमेजिंग लाइब्रेरीज है, कम्युनिटी बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है और सब कुछ ऑलमोस्ट स्टेबल भी है। फिर भी फ्लटर के केस सिनेरियो में किसी भी एक पैकेज को स्टार्ट करना, उसको एक्चुअली स्टेबल रखना, टाइम टाइम अपडेट करना, ये सब चीज़ करने में सारी पैकेजेस तो नहीं, कुछ-कुछ पैकेजेस हैं जो कि बहुत बेटर परफॉर्म करें, कुछ पैकेजेस के साथ अभी आपको ये वाला इश्यू दिख सकता है फ्लटर के केस में। स्टिल दोनों के पास लाइब्रेरी सेम है और रिएक्ट के पास बहुत सारी लाइब्रेरीज़ अवेलेबल है। डेवलपर सपोर्ट की अगर हम बात करें, सिंस हम डेवलपर है और हमें डेवलप करना है, चीज़ों को सीखना है और कई बार हमें प्रॉब्लम्स भी आएँगी, तो बात यहाँ पे होती है कि डेवलपमेंट के लिए कौन-सा चीज़ सही रहेगा। तो नेटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो नेटिव डेवलपमेंट का बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होता है ऑलमोस्ट सब चीज़ के लिए। उसके अलावा सिंस ये चीज़ बहुत साल से एग्जिस्ट करती थी, आपको ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे ट्यूटोरियल, ब्लॉग, कम्युनिटी आंसर्स काफ़ी आसानी से मिल जाएँगे। बट अगर हम रिएक्ट और फ्लटर में बात करें, तो सिंस फ्लटर रिएक्ट नेटिव बहुत टाइम से अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रहा है, तो आपको रिएक्ट में जो कम्युनिटी आंसर्स होंगे वो थोड़े ज़्यादा हैं फ्लटर से। ऑलमोस्ट फ्लटर में भी बहुत सारे अवेलेबल है, रिएक्ट और फ्लटर के बीच का जो गैप है वो अब बहुत कम हो गया कम्युनिटी आंसर के मामले में। बाकी अगर हम डेवलपमेंट सेटअप की बात करें, तो ठीक है, आप एंड्रॉइड आईडी में कोड कर सकते हैं नेटिव डेवलपमेंट को, जबकि रिएक्ट और फ्लटर में को आप वीएस कोड यानी कि किसी भी टेक्स्ट एडिटर में कोड कर सकते हैं। वीएस कोड कहना सही नहीं होगा, आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में कोड कर सकते हैं रिएक्ट और फ्लटर को। ऑल्दो सेटअप के लिए आपको एक्स कोड या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करना ही पड़ेगा। अब इसके अलावा बात आता है डॉक्यूमेंटेशन का, तो रिएक्ट और फ्लटर में अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, तो रिएक्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। जबकि फ्लटर में अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, तो वो भी सही है, बट उतना ईजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, स्पेशली अगर हम किसी बिगिनर के पर्सपेक्टिव से देखें तो। अब इसके अलावा बात आती है कि आखिर इन चीज़ों को यूज़ कौन कर रहा है, ऐसी कौन सी कंपनीज जो कि एक्चुअली इन पर ट्रस्ट कर रही हैं। तो उसकी अगर हम बात करें, तो रिएक्ट नेटिव को ऑब्वियसली बहुत ही लार्ज स्केल पे बहुत सारी कंपनीज के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। रिएक्ट नेटिव ने मार्केट में अपनी एक प्लेस बना ली है कि हाँ, अब आप इस टेक को ट्रस्ट कर सकते हैं अगर आपको अपना प्रोडक्ट इसको यूज़ करके लॉन्च करना है। तो और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े नाम है, फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, इंस्टाग्राम हो गया, स्पेशली डिस्कॉर्ड जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, बहुत सारे यूजर्स तक स्केल करता है और पूरा ऐप रिएक्ट नेटिव में बना हुआ है। बट एट द सेम टाइम अगर हम फ्लटर की बात करें, तो फ्लटर में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे डिसेंट प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डाला हुआ है। गूगल ने डाला हुआ है, उसके अलावा आपको बाइट डांस ने डाला हुआ है, ड्रीम इलेवन डाला हुआ है, यहाँ पे काफ़ी सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है फ्लटर में भी। बट जो एक्चुअल यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि दिखाना कि ये ऐप फ्लटर में अवेलेबल है, बट एक्चुअली वो किस किस कॉम्पोनेंट को यूज़ कर, हम उसकी बात करें, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारे ऐप्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिवाइस एपीआई और या फिर सीपीयू इंटेंसिव टास्क नहीं कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो डेटा को फेच करके मैनिपुलेट कर रहे होते हैं या फिर डिस्प्ले कर रहे होते हैं, और बेसिक डिवाइस एपीआई यूसेज के साथ है। और अगर हम कंपेयर करें नंबर ऑफ एप्स बीइंग पुश्ड इन रिएक्ट नेटिव वर्सेस नंबर ऑफ एप्स बीइंग पुश्ड इन फ्लटर, तो फिर रिएक्ट नेटिव का जो नंबर ऑफ एप्स है वो हमेशा बहुत ज़्यादा रहेगा। अब पॉइंट आता है कि यूज़ क्या करना चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए या फिर सीखना क्या चाहिए जॉब के थ्री। तो अगर आप एक जॉब सीकर हैं, तो नेटिव डेवलपमेंट की मार्केट बहुत बड़ा है। तो अगर आप नेटिव डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो सीखने का जो कर्व है वो यहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, बट थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट अगर आप नेटिव डेवलपमेंट सीखेंगे, तो मार्केट बहुत बड़ा और ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनीज़ एट द एंड नेटिव डेवलपमेंट को ही यूज़ करती है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत रिसोर्सेस होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती है ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट पे, ना कि इस चीज़ पे कि मैं डेवलपर को कितना पे कर रहा हूँ। तो आप नेटिव डेवलपमेंट सीखेंगे तो काफ़ी आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी, आपको फ्रीलांसिंग प्रोडक्ट भी मिल सकता है। रिएक्ट नेटिव की बात करें, तो फ्रीलांसिंग में आपको रिएक्ट नेटिव में एक एज मिलेगा। रीज़न ये है कि जो भी मीडियोकर कंपनीज़ होती है या फिर गेटिंग स्टार्टेड टाइप की कंपनीज़ होती है, वो उतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है अलग-अलग प्रोडक्ट पे, तो वहाँ पे बहुत आपको रिएक्ट नेटिव के जॉब्स मिल जाएँगे, रिएक्ट नेटिव के प्रोडक्ट्स मिल जाएँगे, क्योंकि एक सिंगल कोड बेस से आपको 2 अलग-अलग दोनों प्लेटफ़ॉर्म के लिए ऐप बन जाएगा। फ्लटर की भी अगर हम बात करें, तो मार्केट अभी ग्रोइंग है, बट यहाँ पे क्या है कि दोनों साइड में एज है। जहाँ पर कंपनीज में डिमांड अभी कम है फ्लटर डेवलपर की, और कुछ कुछ कंपनीज में राइज भी हो रही है कि हाँ ठीक है, हमें एक फ्लटर डेवलपर चाहिए जो कि एटलीस्ट ट्राई कर सके हमारे प्रोडक्ट को डेवलप करने की। वहाँ पे डेवलपर्स भी अभी कम है, तो कम लोग सीख रहे हैं, और जितने लोग सीख रहे हैं ऑलमोस्ट उतने जॉब पोस्टिंग धीरे धीरे अवेलेबल होती जा रही है, और धीरे धीरे जैसे लर्नर्स का ग्राफ बढ़ रहा है, जॉब पोस्टिंग का भी ग्राफ बढ़ रहा है। तो अगर आप फ्लटर सीखने स्टार्ट करेंगे, तो इमीडिएटली कोई अच्छी जॉब या फिर कोई अच्छा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिलना
थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट ओवर टाइम 6 टू 8 मंथ के बाद इस फील्ड में भी काफ़ी सारी जॉब पोस्टिंग और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिलना रेडी हो जाएँगे। तो अगर आप ये 5 टू 6 मंथ का लर्निंग ग्राफ लेके चल रहे हैं तो फिर फ्लटर भी काफ़ी बेटर है। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट की बात करें एज़ पर प्रोजेक्ट, तो क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिकी है। बट अगेन जैसा कि हमने कंपैरिज़न में देखा, जैसा कि हमने परफॉर्मेंस में देखा, अगर आपका एम ये है कि मैं बहुत ज़्यादा सीपीयू या फिर जीपीयू इंटेंसिव टास्क करना चाहता हूँ, या फिर मैं डिवाइस एपीआईज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहता हूँ, या फिर ये कि मैं एक ऑप्टिमाइज़ प्रोडक्ट चाहता हूँ, तो फिर ऑब्वियसली आपको नेटिव डेवलपमेंट के साथ जाना चाहिए अगर आपके पास टाइम, कॉस्ट को लेके बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है तो। या फिर अगर आप एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म को ही टारगेट कर रहे हैं तब तो और भी सही है। बट अगर एक मीडियम लेवल ऐप की हम बात करें या फिर बेसिक ऐप की बात करें जहाँ पे आपको बस डेटा फेच करना है, शो करना है, मैनिपुलेट करना है, कुछ एनिमेशंस डालने हैं, अगर आपको ऐसी चीज़ें करनी है और लो टू मॉडरेट डिवाइस यूसेज हो, लाइक ठीक है कभी मैंने लोकेशन देख लिया, कभी ब्लूटूथ एक्सेस ले लिया एंड ऑल, तो ऐसे में आप रिएक्ट नेटिव या फिर फ्लटर दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप रिएक्ट नेटिव चूज़ करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको ऐसे सिनेरियोज़ में आप सक्सेसफुली अपने ऐप को मार्केट में लॉन्च कर पाएँगे। अगर आप फ्लटर चूज़ कर रहे हो तो ये देखना पड़ेगा कि आप फ्लटर के जिन पैकेजेस पे डिपेंड कर रहे हैं, क्या वो अभी उतने ज़्यादा मैच्योर्ड हैं अब इन सारे प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए। तो अगेन अगर बहुत ही ज़्यादा मास लेवल का प्रोडक्ट है जहाँ पे पूरा एम ऑप्टिमाइजेशन के बारे में है और कॉस्ट का, टाइम का कोई इश्यू नहीं है, तो नेटिव डेवलपमेंट बहुत बेटर है। अगर कोई नॉर्मल लेवल प्रोडक्ट है, मास लेवल भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, बट ऐसा कोई प्रोडक्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीपीयू जीपीयू इंटेंसिव एप्लीकेशन प्रोसेसेस की बात नहीं हो रही है, या फिर कुछ कंस्ट्रेंट है कि नहीं हमें कम पैसों में कम टाइम में ऐप लॉन्च करना है, तो आप रिएक्ट नेटिव को चूज कर सकते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप फ्लटर को भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो बस फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो एक ऐसे पॉइंट की थी जहाँ पर हम किसी भी एक प्लेटफॉर्म को या फिर किसी भी एक फ्रेमवर्क या फिर हम टेक को बैश नहीं कर रहे हैं कि ये बहुत खराब है या फिर बहुत डेड है। पॉइंट पूरा ये है कि ऑलमोस्ट सब सारे प्लेसेस में जॉब पोस्टिंग, फ्रीलांसिंग सब अवेलेबल है। हाँ, लर्निंग कर्व थोड़ा अलग है। अब इस टाइम अगर कोई जावा एंड एक्सएमएल सीखना चाहेगा तो भी उस पर्सन को जॉब मिल सकती है। बट हाँ, अगर आप कॉटलिन सीख रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। रिएक्ट नेटिव सीख रहे हैं तो भी बेटर है। अगर आप फ्लटर सीख रहे हैं तो भी ओवर द टाइम बेटर है। ऐसा नहीं है कि इन तीनों में से आप कुछ भी सीख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, जिन लोगों को इमीडिएटली जॉब या फिर इमीडिएटली फ्रीलांसिंग करने का इंटरेस्ट है तो वो लोग फ्लटर छोड़ के रिएक्ट नेटिव अगर सीखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सिक्योर रहेगा उनका जो डोमेन है वो, और उनका डेवलपमेंट प्रोसेस भी थोड़ा सिक्योर रहेगा। तो बस फिलहाल बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे और भी बात करेंगे हम कोडिंग के बारे में, टेक के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में।